अंदर हम चैप्टर नंबर 8 के 2 नंबर के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न ऐसा है कि यौना प्रारंभ अवस्था में लड़कियों में होने परिवर्तन। तो प्रश्न ऐसा है कि यौना प्रारंभ अवस्था में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन मार्च 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो यौना प्रारंभ अवस्था में लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, कोई भी 4 पॉइंट हमको लिखने हैं। नंबर 1, उनकी आवाज पतली हो जाती है। नंबर 2, उनकी त्वचा मुलायम हो जाती है। नंबर 3, स्तन ग्रंथि का विकास होता है। नंबर 4, ऋतुस्राव आने की शुरुआत होती है। तो ये आपको लड़कियों में होने वाले परिवर्तन पूछे तो लिखने का उनकी आवाज पतली हो जाती है, त्वचा मुलायम हो जाती है और स्तन ग्रंथि का विकास होता है और ऋतुस्राव आने की क्या होती है, शुरुआत। इसके अलावा 2 लड़के और लड़कियों में कॉमन लक्षण है कि उनके चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? मुहासे बराबर। तो वो अपना एक कॉमन लक्षण दोनों में लिख सकते हैं। फिर देखो मार्च 2022 में पूछा गया है, मार्च 2022 में पूछा है यौना आरंभ अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो, इस बार यौना आरंभ अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन। तो पहला लिखने का उनकी आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी बनती है और मूंछ दाढ़ी का विकास होता है। मूंछ दाढ़ी का क्या होता है? विकास। फिर आता है कि उनका वर्तन जो है वो आक्रामक हो जाता है। वर्तन जो होता है वो आक्रामक हो जाता है, यानी घर वाले कितना भी समझाए बातें मानते नहीं। फिर अगला आता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण, यानी शुक्र कोषों का निर्माण होता है। तो ऐसा प्रश्न पूछे कि यौना प्रारंभ अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन। तो लिखने का उनकी आवाज जो है वो भारी हो जाती है और उनमें मूंछ दाढ़ी का विकास होता है और उनका वर्तन आक्रामक बनता है और शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण। इसके अलावा इनमें 2 कॉमन लक्षण लिख सकते हैं। इनके चेहरे पर मुहासे निकलते हैं और कंधे चौड़े बनते हैं, ऐसा साथी की किताब में लिखा है। यौना प्रारंभ अवस्था में कंधे कैसे बनते हैं? चौड़े। फिर अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है कि पुष्पी पौधों में तो देखो, पुष्पी पौधों में परागण समझाना है। क्या समझाना है? परागण। और परागण के 2 प्रकार है, स्वपरागण और परपरागण। इन दोनों के बीच में भेद स्पष्ट करना है। भेद स्पष्ट कीजिए। सपुष्पी वनस्पति में परागण किसे कहते हैं? और परागण के 2 प्रकार है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण के बीच में आपको भेद स्पष्ट करना है। तो पहले आपको लिखने का कि बराबर क्या लिखने का यहाँ पर कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। फिर से देखो, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण का बराबर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलते हैं? परागण।
अगर उसी पुष्प का परागकण, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के बराबर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। और पर परागण हवा, पानी और पक्षी के द्वारा होता है। हवा, पानी और पक्षी या तो कीटक के द्वारा होता है। फिर से देखो यहाँ पर परागण किसे कहते हैं और परागण के दो प्रकार, स्वपरागण और पर परागण के बीच में भेद स्पष्ट कीजिए। तो लिखने का कि अगर देखो यहाँ पर परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलते हैं? अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। और दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसको बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। अब क्या होता है कि जो पर परागण होता है वो हवा, पानी और कीटक के द्वारा होता है। हवा, पानी और कीटक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व। देखो डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो आपको याद रखने का कि ये कोशिका है और ये कोशिका के अंदर क्या आया हुआ है? कोशिका केंद्र। क्या हुआ है? कोशिका केंद्र। अब ये कोशिका केंद्र के अंदर क्या आया होता है? तो डीएनए। क्या होता है? यानी गुणसूत्र आए होते हैं और गुणसूत्र के ऊपर डीएनए आया होता है। ये क्या है? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र और गुणसूत्र के ऊपर क्या आया होता है? डीएनए। ये डीएनए आया होता है। तो ये आया हुआ है डीएनए। क्या आया हुआ है? डीएनए। अब आपको लिखने का कि कोशिका के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। कोशिका में क्या होता है? डीएनए। और डीएनए में प्रोटीन बनाने की क्या होती है? सूचना। और डीएनए के जिस भाग में प्रोटीन बनाने की सूचना होती है उसको हम बोलते हैं जीन। और ये जीन लक्षणों के लिए जवाबदार होते हैं। लक्षणों के लिए क्या होते हैं? जवाबदार होते हैं। लक्षणों के लिए क्या होते हैं? इसलिए जनन के दौरान या प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति बनना क्या है? आवश्यक। फिर से देखो कोशिका में क्या होता है? डीएनए। और डीएनए में क्या होता है कि प्रोटीन बनाने की क्या होती है? सूचना। डीएनए के जिस भाग में प्रोटीन बनाने की क्या होती है? सूचना, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? जीन। और ये जीन आने वाली पीढ़ी में लक्षणों के उतरने के लिए जवाबदार होता है। इसलिए जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 8 के 4 प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। इन चारों में से कोई भी तकलीफ हो तो पूछो।